बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की जो सुबह है वो बड़ी खुशगवार और बड़ी ही अच्छी सुबह है। यकीन करें इतना अच्छा मौसम हुआ था सुबह, बल्कि कल रात से जो है वो बड़ी ठंडी हवा और मौसम ने जो है एकदम करवट ले ली है, चेंज हो गया है। जिस तरह जो है मौसम की हम बात करते हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, एक बार लग रहा था कि यार गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन कल से कदरे जो मौसम है वो बेहतर हुआ है। और इसके साथ साथ मौसम जब चेंज होता है तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह मौसम चेंज होता है तो सीजनल बीमारियां भी उसी तरीके से होती हैं। वायरल डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा आम है, जिसमें कफ है, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, जिसकी मैं खुद भी शिकार हूँ। तो आपने उससे भी बचना है और इसके साथ साथ जो है अच्छी ग़िज़ा भी ज़रूरी है और अच्छी वर्जिश जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ अच्छी चाय, जो लोग सुबह की अच्छी चाय पी लेते हैं ना, मेरे ख्याल में उनकी जो सुबह है वो और अच्छी हो जाती है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं वो हैं जो हमारे रोही के एंकर पर्सन हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसन? ठीक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? मैं बस अभी ऐसे कहते हैं ठीक होने के मरहले में दाखिल हो गई। कल मेरी बहुत आवाज़ खराब थी लेकिन अभी आज कुछ बेहतर है। लेकिन ये है कि कहते हैं ना थोड़े देसी नुस्खे फिर मेडिसिन भी सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। गला डिस्टर्ब हो जाए ना तो फिर आपको थोड़ा सा मसला होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। नाक बंद हो, आपको हल्का सा फ्लू हो, गला खराब हो तो वो पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब ही रहती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, तो फिर वो जाहिर सी बात है जब आप डाउन होते हैं तो फिर क्योंकि हमने तो सुबह प्रोग्राम भी करना होता है और उसके साथ ज़रूरी है कि जी अच्छी सेहत भी और फिर उसके साथ गले के ठीक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आज हम बात करेंगे एक तो मौसम की, जिस तरह बात कर रहे हैं तो मौसम के बारे में तो मेरे ख्याल में बेहतर आप बताएंगे क्योंकि आप हमेशा हमें बताते रहते हैं कि मौसम का हाल कैसा है, अभी आने वाला जो सूरत हाल है वो कैसी होगी, बारिशें होंगी या नहीं होंगी। बेहद शुक्रिया आपका। असल में मौसम अब काफ़ी ज़्यादा करवट ले रहा है। आप देखें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। आज भी जैसे आप अभी बता रही थी, सुबह सवेरे नमाज के टाइम आज बिल्कुल इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे बंदा सर्दियों की सुबह को उठता है ना। आज मुझे भी ऐसे फीलिंग है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियां जो है ना सेम वैसे ही था। आज नमाज के टाइम वुजू करके जैसे बंदा सर्दियों को जिस तरह से ठंड का एहसास होता है, सेम आज वैसे की वैसे सिचुएशन थी। तो वो मौसम 7 से 1 बजे तक भी वैसा ही रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही सूरज ने अपनी आंखें दिखाना शुरू की हैं तो अभी भी अलल सुबह लेकिन ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफी ज्यादा खुशगवार है। गुज़िश्ता कई दिनों से आप देखें मौसम में गर्मी थी, हब्स ज़्यादा माहौल था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा आज खुशगवार हो गया है, मौसम काफ़ी ठंडा भी है। अगर आने वाले दिनों को डिस्कस करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होगा। आज भी दोपहर और शाम में कहीं हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और कहीं मूसलाधार बारिश का भी लाइट उसके चांसेस हैं, यानी अगर मूसलाधार बारिश होगी कम इम्कानात हैं, लेकिन यह है कि जाहिर किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 दिन तक तो मौसम इसी तरह से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। उसके बाद फिर 25 सितंबर से दोबारा एक नया सिलसिला स्टार्ट होगा जो तकरीबन 1 हफ्ता रहेगा और उसमें कंजेक्टिवली एक पूरा स्पेल है बारिश का। तो उससे ये तो एक चीज़ साफ जाहिर होती है कि मौसम ठंडा भी हो जाएगा। आप अभी भी देख लें तो मौसम कदरे बेहतर हो गया है। पिछले दिनों तो काफी ज्यादा गर्मी थी, शदीद हब्स थी। वो जो जून जुलाई वाली गर्मी है ना वो वापस आ गई है सितंबर में। लेकिन अब जो है करंटली अब आप देखें तो मौसम काफी बेहतर है। आज भी सुबह सवेरे से अब भी हवा चल रही है स्टिल, लेकिन गर्मी तो अभी भी बरकरार है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इंशाल्लाह कदरे बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर बारिश होने की वजह से भी थोड़ा सा आपको जो है ना फर्क पड़ जाता है और उसके साथ साथ फिर बारिश तो फिर सबको पसंद होती है, लेकिन जब बारिश जो है ना वो बारिश से जहमत बन जाए ना और बारिश का पानी, या जिस तरह हमारे यहाँ पे रोड्स का हाल है और फिर जिस तरह सूरत हाल है, उसके बाद जो है बड़ा मुश्किलात का शिकार भी हो जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, वो बड़ी अच्छी एक बात है। वो कहते हैं कि 2 तबकात होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की दुआएं मांगते हैं। एक तबका जो अमीर तबका होता है वो दुआ मांगता है कि बारिश हो और शदीद बारिश हो। दूसरा जो तबका होता है गरीब तबका, वो कहता है अल्लाह ताला इतनी बारिश कर कि हमारे लिए रहमत की हो, जहमत की ना हो। आप ये देखें कि
गरीब लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, फसलों का बहुत नुकसान हो जाता है, स्पेशली हम ये देखते हैं। यकीनन फसलों के साथ साथ अगर आप आम रेगुलर लाइफ को देखें तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। वो लोग जो बेचारे झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, छतें टिप टिप करती हैं, तो वो तो डिस्टर्ब होते हैं। जिनके घरों के अंदर पानी आ जाता है वो लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अमीर लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं बारिश हो तो हम फिर बाहर आउटिंग के लिए भी जाएं। यकीनन एक सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छी हल्की हल्की बारिश हो ना तो वो सब इंजॉय करते हैं। जाहिर है हल्की अच्छा मौसम हो तो वो सबके लिए बड़ा अबरे रहमत हो अबरे जहमत ना हो, तो वो तो हर शख्स यही दुआ करता है। तो आपने जो बाकी फसलों की बात की है वो तो यकीनन मेन इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेटिंग फैक्टर है, उसको तो निगेट किया ही नहीं जा सकता। बारिश अब जैसे देखने तो अब भी सीजन जिस तरह से है, लेकिन अगर बारिश होती है तो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे हो सकती है। तो इसीलिए बारिश इतनी ज़रूर होनी चाहिए, हल्की फुल्की बंदा इंजॉय कर सके, मौसम तब्दील हो जाए, लेकिन इतनी ना हो कि इंसान डिस्टर्ब हो। फिर सर्दियों को मिस भी कर रहे हैं ना सब, कहते हैं जब अब बस गर्मियां जो है वो खत्म हो जाए और सर्दियां आ जाए। अब तो हमारे यहाँ तो गर्मियां 8 से 9 महीने की रहती हैं, सर्दियां तो रह ही पीछे 2 महीने की। अच्छा, मुझे समटाइम हंसी आती है सर, हमरा मुझे होता है यार जरा सर्दी पड़े, कोई हम जो ओवरकोट जो है ना वो ऐसे ऐसे रखते हैं, मुझे बड़े पसंद है। तो मुझे सर्दियों की वैसी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरे ना ऐसे ओवरकोट ना ऐसे रह जाते हैं लटके हुए, और यार यहाँ पे पहनने का कभी आपको मौका नहीं। तो उम्मीद बड़ी है जिस तरह से अब मौसम चेंज हो रहा है तो वो आपके वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। वो हाँ, ऐसे ही है। निकालने वो ऐसा होता है कि यार 1 महीने की सर्दी आती है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये है कि बहरहाल अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अब तो फिर यूं ही है कि यहाँ से नवंबर तक गर्मी पड़ेगी और वहां से मार्च अप्रैल तक मौसम जो है वो ठंडा रहेगा। तो आप पिछली मरतबा भी देखें तो ऐसा ही था, अप्रैल तक एकदम पहले गर्मी आ गई थी, फिर उसके बाद बारिशें, और इस बार तो गर्मी भी बहुत जल्दी आई थी इसमें। फिर हमने उससे पिछले साल भी देखा कि गर्मी बहुत जल्दी आ गई थी, लेकिन फिर हमने देखा एकदम जून में जो है वो फिर मौसम थोड़ा चेंज हुआ हो गया था। अच्छा, हमने कहा अच्छा यार जून में हम लोग यहाँ मुल्तान का मौसम कभी ऐसे देखने को मिला नहीं है, लेकिन अच्छा मौसम था। तो ये क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है फिजाई आलूदगी भी जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जो स्पेशली सांस की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिनको अस्थमा का मसला होता है उनके लिए भी बड़ा मसला हो जाता है, और स्पेशली जो बाइक पे होते हैं या फिर साइकिल पे होते हैं या पैदल सवार होते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि बहुत ऐसी गाड़ियां जो हैं वो हवा को जो है ख़राब कर रही होती है। उनके धुएं की वजह से जो है वो बच्चों की स्पेशली सेहत बड़ी ख़राब हो रही है। और अभी तो रिसेंटली जो मैं देख रही हूँ, एक तो मुल्तान का पानी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से जो है बच्चों की इस टाइम जो है पेट की वजह से जो है वो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस टाइम जो मुल्तान का पानी है उस पर हमारी हुकूमत और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। असल में देखें ना, आबादी बढ़ रही है, इसके हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं। आबादी बढ़ रही है लेकिन उस तरह से मैकेनिज्म नहीं चॉक आउट किया जा रहा। आप बड़ी अच्छी आपने बात की एयर पोल्यूशन की। तो हम स्कूल लाइफ में, मैट्रिक में मुझे अच्छे से याद है, और इंटरमीडिएट में हमने एयर पोल्यूशन को बड़ा डिस्कस किया है। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी हमारे बाकायदा तौर पर एसेज होते थे इस पर कि जी आप बताएं कि इसके क्या क्या रीजंस हैं, इसे कम किस तरह से किया जा सकता है। उस टाइम सिर्फ हमें यूं लगता था कि ये सिर्फ ऐसे की हद तक है। उर्दू में आ गया, मजमून लिख लिया, 4-5 सफ़े लिख लिए, एनफ है। इंग्लिश में आ गया तो आपने इतना बड़ा ऐसे लिख लिया, उसमें कोटेशंस डाल दिए। लेकिन अब अगर करंटली अब हम देखते हैं ना तो उस टाइम सिर्फ ऐसे की हद तक नहीं था, हकीकत है ये। और आने वाले दिनों के लिए जो चैलेंजेस हमें दिखाए जा रहे थे और बताए जा रहे थे, आज वो सेम उसी तरह से हो रहे हैं। अगर उस टाइम हम कोई मैकेनिज्म बना लेते, प्लान चॉक आउट कर लेते, अभी भी आप देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, आप ज्यादा दूर ना जाएं, गवर्नमेंट की वीडा बस है, आप उससे देखें सबसे ज्यादा तो ये बहुत ज्यादा, है। मैंने पिछले दिनों इसके ऊपर बात भी की थी कि उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा इवन आप गाड़ी में भी बैठे हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका जो धुआं है वो आपकी गाड़ी के अंदर तक आ जाता है। तो ये सांस लेने में जितनी मुश्किल होती है और जितनी परेशानी होती है, मतलब उनको आइडिया ही नहीं है कि आप बाहर कितना गंद फैला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जाहिर सी बात है, इसके लिए जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो उस टाइम तक तो ये आलूदगी बढ़ती रहेगी। और पानी की जहाँ तक आपने बात की, पानी भी बिल्कुल ऐसी है, सीवरेज का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। वो फिर आहिस्ता 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 जैसे जैसे नीचे उतर रहा है सीवरेज का पानी, तो वो हमारा पानी जो साफ पानी है वो भी खराब हो रहा है। इसके लिए तो स्पेशली जब तक मैकेनिज्म नहीं बनेगा, जिस तरह वायरल कहते हैं, पेट की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं महंगाई की तरफ, क्योंकि हम ये देखें जिस तरह महंगाई में जो है
हम देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, बिजली के बिलों में इजाफा किया गया, यूनिट्स बढ़ा दिए गए। मतलब हर तरफ से एक आम बंदे का सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया। तो वहाँ हम देखते हैं कि अब लोगों के पास जब रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, जो हमारे नौजवान हैं स्पेशली, उनको हम देख रहे हैं वो क्राइम की उसमें रेशो में जो है वो एक तो क्राइम की रेशो में इजाफा हो रहा है और हमारे नौजवान जो है वो उसमें मज़ीद आपको जो है इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अब आम सा वो बन गया है कि आपने जो है मोबाइल स्नैचिंग, आपका बैग स्नैचिंग, आपके स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, अब दिन दिहाड़े आपको लूट लिया जाता है, आपको मार दिया जाता है। तो ये इस तरह की जो वाक़यात है उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मेन जो रीज़न आ रही है वो यही है कि लोगों के पास जो है ना, वो उन्होंने ये सोच लिया है कि यार अब हमें यूं हक नहीं मिल रहा, तो लोगों को लूट मार करके आप अपना हक हासिल कर लो या आप अपना गुजारा कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किए। आप देखें ना, जब भी कोई एक चीज़ की इब्तदा होती है तो देखा ये जाता है कि इस बुराई की इब्तदा कहाँ से हो रही है। हम इस टाइम करंटली डिस्कस तो कर रहे हैं कि जी हमारे मुआशरे में क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके पीछे अगर हम जाकर देखें कि ये इब्तदा कहाँ से हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ से कितने लोग रेगुलर बेस पर हर साल पास आउट हो रहे हैं, कितने लोग पास आउट हो रहे हैं और कितने लोगों की जॉब्स लग रही हैं, या कितने लोग फ़ौरन पास आउट होने के बाद अपना रोज़गार कमा रहे हैं। सिर्फ आप अगर यहीं से ही सिर्फ एक रेशो निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा वहाँ से पास आउट होने का कितना तनासुब है और आगे खपत कितनी है। दरमियान में जो एक फेज़ आता है वो इस चीज़ का फेज़ आता है कि वहाँ से बच्चे पढ़ के आ चुके होते हैं, दरमियान की कंडीशन में होते हैं और आगे से जॉब्स नहीं लग रही होती, तो वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या कर रहे हैं, इजी असेस क्या है, इजी वे क्या है अर्निंग का, और कहाँ से वो अपना सोर्स ऑफ इनकम निकाल रहे हैं। नौजवान एक जाहिर सी बात है खून भी खोलता हुआ होता है, जहन भी उसका बिल्कुल और डायमेंशन में होता है, तो वो ये चाहता है कि जैसे ही मैं पढ़ के निकलूँ तो मेरी जॉब हो जाए, जैसे ही मैं पढ़ के निकलूँ तो मेरा रोज़गार का सिलसिला अच्छा हो जाए। लेकिन जब वो इस चीज़ में नाकाम होता है तो यकीनन वो फिर नेगेटिव वे इस्तेमाल करता है। क्राइम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है, जाहिर सी बात है, मेरा तो रेगुलर बेस पर यही काम है कि देखना कौन सा गैंग पकड़ा जा रहा है, कहाँ पर ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है। मैं आपको अगर अभी बात बताऊँ, ये पिछले तकरीबन 1 माह पहले की बात है, थाना अल्पा की हदूद में एक ही रात में 6 घरों में डकैतियां हुई हैं। एक ही रात में 6 घरों में डकैतियां हुई हैं। डकैतियां किस तरह से हुई हैं कि एक ट्रक लोड किया उन्होंने डीजे खान वाली साइड से, वो यहाँ पर डीएचए वाली साइड पर आए, वहाँ पर वो उन्होंने शो ये किया कि हम ये ट्रक उतारने आ रहे हैं। वो सीमेंट का था, बजरी का था या जो भी था, तो वो जैसे ही यहाँ पर आए, रात का टाइम था, वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो वहां पर उन्होंने एक ही घर में वहीं पर मकामी बंदे की मिली भगत के साथ एक ही घर में रात के टाइम 6 घरों में डकैतियां की और वापस वो फरार हो गए। जब वो गैंग पकड़ा गया तो उनसे जब डिस्कशन हुई तो वो जो बंदा था वहीं मकामी रहने वाला, उसने एमए किया हुआ था। तो उसने कहा कि बेहतरीन मेरे पास ऑप्शन क्या था, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, मैंने अपना सोर्स ऑफ इनकम बेहतरीन करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन कोई चीज़ मेरे असर नहीं कर सकी। तो इसलिए बेहतर ये था कि मेरे काफ़ी सारे जो जानने वाले थे वो मजदूरी करते थे, तो मैंने ये सोचा है कि यहाँ पर ये कुछ मेन घर हैं जो अच्छा कमाते हैं, तो क्यों ना मैं इनके साथ मिलकर डकैती उनसे करवाऊंगा, सहूलतकार मैं हूँ, मेरा कहीं नाम ही नहीं आएगा। तो अभी जो आपने बात की है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस काम में आ रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा आप अगर देख लें, जितनी भी हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जितने भी हम और लोग देखते हैं, नौजवान लोग हैं जो इन डकैतियों में आ रहे हैं, जो इन क्राइम में आ रहे हैं, वो सिर्फ वजह क्या है? एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के पास कोई बेहतरीन तरीका, कोई ऐसा तफरीही जगह नहीं है या कोई ऐसी उनके पास सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी मेंटली फ्रस्ट्रेशन निकालें। मेंटली फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो ये इस तरह के काम करते हैं। अदम बर्दाश्त आप देख लें, उसका मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी वजह से बर्दाश्त तो वाकई नहीं है। बहुत आप सिर्फ ये देख लें कि एक रोड पर चलते हुए हमारे पीछे से कोई आ रहा हो, तीसरी से चौथी मरतबा अगर वो हमें हॉर्न दे देना तो हम उसे ऐसे मुड़ के देखते हैं। ये अदम बर्दाश्त की वजह है। हमें ये नहीं पता चलता कि हो सकता है या पॉजिटिविटी खत्म होने की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती है, हमें ये नहीं पता, वो पता नहीं किसी इमरजेंसी में होगा, उसने अपनी गाड़ी। कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं ना, ये भी बड़ी हमारे यहाँ थोड़ा, क्योंकि ना हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। आप सिग्नल पे भी खड़े होंगे ना
तो लोगों की ये हाल है कि वो वहाँ पे भी जो है वो हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे। तो लोगों को भी ना बहुत सारा हमारी बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो हम उनको भी भूल चुके हैं। अरे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के तो हमारे दिन ब दिन मसाइल तो हमारे बढ़ ही रहे हैं। फिर सेकेंडली जिस तरह आप बात करें नौजवान हमारे जो हैं वो शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढते हैं। अच्छा अभी जो है पुलिस जो है वो इसमें क्या रोल प्ले कर रही है? समटाइम हमें जो है पुलिस का प्रेशर जो है, अभी पुलिस अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही होती है। आए दिन हम उसमें प्रोग्राम्स में देख भी रहे होते हैं कि उनके कुछ अच्छे इकदामात भी जो हैं वो हो रहे हैं ताकि क्राइम को रोका जा सके। अच्छा क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो आवाम के हत्थे जब चढ़ जाते हैं तो आवाम तो इतनी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ होता है वो अपना इंसाफ वहीं कर लेते हैं रोड के ऊपर, या तो उसको जान से मार देते हैं या फिर जो है वो पुलिस के हवाले भी नहीं करते। एक ये भी होने का आपने तो उसको छोड़ देना है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो मतलब इस तरह भी आपको जो है अवाम में आपको शदीद गुस्सा और उसका जो रद्द अमल है वो नजर आता है। उसकी वजह, उसकी भी तो आप वजह ये देखें ना, एक बंदा पूरा दिन कमाता है, वो जब रात के टाइम घर जा रहा होता है उसने कितनी चीज़ें सोची हुई होती हैं। मैंने बच्चों की फीस भरनी है, मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म लेना है, मैंने खाना लेना है, मेरी वालदा बीमार है, मैंने उनके लिए मेडिसिन लेनी है। और रास्ते में अगर उसके साथ रॉबरी हो जाए तो उस बंदे को, और वो फिर जब थाने जाए और थाने जाके अगला बंदा कोई उसे सुने ही ना, वो कहें कि जी आप कल आ जाना, परसों आ जाना, देख लेंगे, FIR हो जाएगी, मामला चल जाएंगे। तो लेकिन अभी FIR के तो काफी मामला जो हैं वो हल हुए हैं, स्टेबल हो गए हैं। इस पे देखा भी जा रहा है, आपको फौरन इसके ऊपर रिस्पांस भी दिया जा रहा है। जी हाँ, तो ये एक अच्छी काविश है कि ये एक अच्छी काविश है, लेकिन ये उन्हीं की होती है जो थाने जाते हैं। अब जिसके घर से थाना है ही 20 किलोमीटर दूर, वो बेचारा पहले जाए, जाने के बाद वो दोबारा आए, उसकी FIR ना हो, उसके लिए काफी ज्यादा वालों का ज्यादा क्योंकि हमें तो फौरन इमरजेंसी में 15 पे कॉल करनी होती है, तो 15 जब टाइम पे ही नहीं पहुंचेगी आपके पास और फिर आकर मजीद जो है वो आपको ना सुना जाए, ना आपके केस को देखा जाए और ना फर्दर आगे उसके ऊपर जो है वो चीजें हों, तो फिर जाहिर सी बात है लोग भी अब ट्रस्ट करना ना फिर छोड़ जाते हैं। क्योंकि यार 15 पे कॉल करने का कोई फायदा ही नहीं है कि उन्होंने टाइम पे तो पहुंचना नहीं और आपकी चीज आपको मिल रही। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा इसके पीछे भी ना 2-3 चीजें हैं। मैं आपको अगर बताऊं, एक थाने के पास सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां होती हैं गश्त की। उन्होंने गश्त भी करना होता है पूरे थाने में, पूरे थाने की हदूद में। उन्होंने साथ 15 की इमरजेंसी की जितनी कॉल्स होती हैं वो भी रिसीव करनी होती हैं और विद इन 15 मिनट रिस्पॉन्ड भी करना होता है। मैं आपको अगर एक सिर्फ थाने की हदूद का बता दूं, मैं अगर थाना अल्पा का ही आपको बता दूं, 66 मौजे उसके अंदर आते हैं। और थाना अल्पा की हदूद में 66 मौजे आप देख लें, 2 गाड़ियां कहां कहां कवर करें। बैक वक्त अगर एक कॉल चलती है हेड मोहम्मद वाला वाली रोड पर डकैती हो गई है तो वहां पर एक गाड़ी ने मूव होना है। दूसरी कॉल चलती है मतीतल डकैती हो गई है, रॉबरी हो गई है, स्नैचिंग हो गई है, दूसरी गाड़ी ने वहां मूव, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप ये देखें कि वहां पर पुलिस वाले एक नफरी, जो एक थाने की सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों पर मुश्तमिल है, उन्होंने थाना भी देखना है, थाने के इंटरनल मामलात भी देखने हैं, पूरे थाने की हदूद को भी संभालना है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो एक पुलिस वाला, इंटरनेशनली अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक पुलिस वाला 19 लोगों के लिए होता है। आम रेगुलर रूटीन में अगर आप यूरोप में देख लें 19 से 20 लोगों के लिए एक पुलिस वाला होता है, एक डॉक्टर होता है। तो आप अगर हमारे मुआशरे में देख लें तो हमारे इधर मुल्तान की अगर मैं आपको बात करूं तो एक थाने में 50 लोग होते हैं। 50 लोगों को आप 5 लाख लोगों पर डिवाइड करें या सिर्फ 50,000 लोगों पर भी डिवाइड कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी एक बंदा कितने लोग हैंडल कर रहा है। तो पुलिस के इंटरनली बहुत सारे मसाइल हैं, गाड़ियां नहीं हैं, उनके पास डीजल्स के काफ़ी ज़्यादा इशू हैं। फिर सबसे ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का होता है कि जी जो पुराने केसेस हैं, अफसरान का प्रेशर है, फ़ौरन उन्हें सॉर्ट आउट करना है। तो इस तमाम प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ पिसती कौन चीज़ है? अवाम पिसती है, आपके मेरे जैसा बंदा पिसता है। उसमें जब आप और मैं पिसते हैं, लोगों का कितना नुकसान अभी इसी टाइम में, आप इसी साल में देख लें तो आपके अंदाजा होगा कि कितना लोगों को लूटा गया है। अच्छा फिर आप थोड़ी सी भी, अब तो लोग इस चीज़ की भी ख्याल नहीं करते, आप थोड़ी सी मज़ाहमत करें तो आपको फौरन जो है वो मौके के ऊपर मार दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाहिर सी बात है जिस बंदे का नुकसान हो रहा है उसने तो अपनी चीज़ को किसी न किसी तरीके से बचाना होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखें तो आपको फौरन आप जान की बाजी हार जाते हैं। एक हम प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें ना एक पूरा का पूरा एक डकैत का गैंग पकड़ा गया था। तो उनसे जब डिस्कशन हुई तो वो कहने लगे कि हमारे पास ना सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या हमने भागना है
या दूसरे को भागने का मौका अब दे तो रहे हैं। ये हालात है कि अब इतना कहते हैं मज़ाहमत तो आपने करनी नहीं है अगर आपने अपनी जान बचानी है तो। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह क्राइम की सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं उस तरह हम देखते हैं ट्रैफिक के मसाइल भी हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एक तो हमारी रोड्स का भी इशू है और फिर सेकेंडली अच्छा हेलमेट के हवाले से मैं बात करूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ ये वाक़या भी एक पेश आया था कि हेलमेट आपने जस्ट है कैसे बाइक पे आपने रखा हुआ होता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, वो भी आपने एक भारी बस है कि आपने एक चीज़ जो है ना उठा के फिर रहे हैं कि उसके बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा या कोई आपको देख लेगा ट्रैफिक वार्डन तो वो आपका चालान काट देगा, तो वो भी आपने जहमत की हुई होती है। अच्छा, फिर उसका ध्यान नहीं रख सकते जो कि मेरी गाड़ी के आगे आके जो है वो उनका हेलमेट गिर गया, मैं कि इसकी भी जहमत ना करते, क्या बेचारे इसको लेके फिर रहे हैं, है ना। ये हेलमेट क्या करेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है। हेलमेट सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है। हाँ, वो एक मर्तबा कितना इसके ऊपर काम किया जी गया, हाँ, कितना जी इसके हाँ, ऊपर अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल पर तो आपको जब भी कभी हेड इंजरी होती है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा, खतरनाक मैं होती है। यहाँ पे एक बात लाजमी करना चाहूँगी, आपकी बात काट रही हूँ। हमारे यहाँ ये तो बड़ा जोर दे दिया गया कि हेलमेट पहने, आपको रोड एक्सीडेंट से आप बचें। आपने अब ये नहीं देखा कि बाइक्स पे कभी आप मिरर चेक करें तो उनका नहीं होता, क्योंकि जब भी बाइक आप चला रहे हो तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनके जो है वो बैक मिरर होगा और उसमें वो देख सकेंगे। अदरवाइज तो बाइक वालों का जैसे दिल चाहता है वो जहाँ मर्जी बाइक मोड़ लें और जहाँ से मर्जी बाइक निकाल लें। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक सवारी ही मोटरसाइकिल को समझा जाता है। आप ये देखें ना कि उसमें एहतियात आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एहतियात करते नहीं है ड्राइवर जितने भी होते हैं मोटरसाइकिल सवार। आप आम रूटीन में अगर देख लें, ये तो हम अगर बड़ों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ हेलमेट रखा हुआ होता है। बड़ों को ही देखकर बच्चे सीखते हैं। जब एक बच्चा देखता है कि मेरा वालिद या मेरा बड़ा भाई घर से निकल रहा है और वो हेलमेट नहीं कर रहा, सिर्फ वो रख रहा है, तो आप उसे कैसे तरबियत करेंगे कि जब आपने बाहर निकलना है तो आपने हेलमेट करके याद होगा आपको एक बार की कॉल भी आई थी हमें कि गर्मी लगती है हेलमेट कैसे पहने। हाँ, याद है ना। तो अभी बहुत सारे लोगों का, खैर वो एक नहीं, वो बहुत सारे लोगों की यही स्टेटमेंट होती है कि यार गर्मी की वजह से हेलमेट नहीं पहना जाता। लेकिन अब तो खैर मौसम वैसे भी तब्दील हो गया। लेकिन आप ये देखें ना कि गर्मी थोड़ी देर की तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, पूरी जिंदगी इंसान बिस्तर पर पड़ा रहता है, आप यादाश्त अपनी खो देते हैं और पूरी जिंदगी के लिए माजूरी है। तो वो आप 2-4 मिनट की, 15-20 मिनट की गर्मी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ये तो नहीं होता बिल्कुल वो एयर टाइट हो और आपको सांस ना आ रहा हो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। आगे से मिरर होता है, आप उसे उठा लें तो बड़ा इजी कंफर्टेबल वे होता है। लेकिन देखना ये चाहिए कि आपको अपनी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आपने जैसे बात की है अभी, वो आपकी गाड़ी के आगे जिसका हेलमेट गिर गया, तो ये इसी के साथ आप ये देखें कि अगर उस बंदे ना उनसे बाइक से भी नहीं जा रही और ना ही उनसे हेलमेट, तो एंड में शुक्र है वो खुद तो बच गए, पर हेलमेट जो है ना वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया तो फिर मैंने सोचा हेलमेट बच गया है तो आप ये देखें ना, अगर उन्होंने हेलमेट किया हुआ होता तो वहां पर हेलमेट गिरा होगा, वो खुद रुके होंगे, आगे गए होंगे, वो ट्रैफिक भी काफी ज्यादा ब्लॉक हुई होगी, आपने भी एकदम ब्रेक लगाई होगी, पीछे से आने वाली गाड़ियां जो होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी। ये सिर्फ एक चीज नहीं होती, एक बंदे की गलती की वजह से सारे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। सिर्फ एक बंदे की गलती की वजह से उसका हेलमेट सही तरीके से ना संभालना, वो सब लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम का बायस था। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हेलमेट तो वैसे भी इंसान को पहनना चाहिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि बाकी भी सेफ्टी मेजर्स देखने चाहिए ना आपको। मतलब बाइक पे आप आ रहे हैं तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि अब पीछे गाड़ी आ रही है, अपने उसको भी रास्ता देना है, अपने अपना ख्याल भी रखना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर ये चीज़ें कि आपने अगर कहीं मुड़ना भी है तो आपने इशारे जो वो उनको यूज़ भी करना है, वो भी नहीं है। हाँ, हमारे नहीं है, हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं। समटाइम तो इतने बुरे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि एन मौके पे आपने गाड़ी टर्न करनी होती है और आप उस टाइम इशारा लगाते हैं और उससे आपकी जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ हैं वो तेज़ रफ्तार में भी आ रही होती हैं समटाइम, तो वो बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट होता है। वो भी एक गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पे भी बात करते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं।
जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। उसके साथ आम मार्केट में तो हमेशा इजाफा ही देखा जाता है। आज के ताज़ा भाव की बात करें, आम मार्केट में अदरक अभी भी 1000 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी निर्ख में 940 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह सरकारी लिस्ट में टिंडा और मटर जो है वो 298 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में मटर 320 जबकि टिंडा 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चाइना लहसुन 428 और जबकि देसी लहसुन जो है वो 228 रुपये मुकर्रर किया गया है। मार्केट में चाइना लहसुन जो है वो दस्तयाब है और 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की बात करें, अरवी 160 में, हरी मिर्च 120 से 160 में, जबकि टमाटर 100 से 120, आलू भी 100 से 120, जबकि प्याज 50 से 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। ये सब्जियां जो हैं इनकी सरकारी कीमत 100 से कम है, लेकिन मार्केट में 100 से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रही हैं। अगर फलों की बात करें तो फलों में अंगूर आम मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, कम से कम 400 तक दस्तयाब है, जबकि अंगूर की सरकारी कीमत भी 400 मुकर्रर की गई है। इसके साथ अनार 398 रुपये मुकर्रर किया गया है। मार्केट में लोरल आई अनार जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है, जबकि कंधारी अनार कम से कम 200 से 320 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सेब की कीमत में इजाफा देखा गया है, जिसमें काला कुल्लू सेब जो है वो 214 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि गाजा सेब जो है वो 242 रुपये मुकर्रर किया गया है। मार्केट में कम से कम सेब 160 आम मार्केट में, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह केले 160 रुपये फ़ी दर्जन में, कम से कम 80 रुपये फ़ी दर्जन में। इसके साथ गरमा जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो आम मार्केट में, जबकि 178 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया है। वो फ़र्क जो सरकारी रेट लिस्ट और आम मार्केट में वो भी बरकरार है, और उसके साथ दोबारा से सब्जियों और फलों की कीमतों में जो महंगाई का तूफान दाखिल हो रहा है, ये भी शहरियों के लिए परेशान क्यों है, क्योंकि एक तरफ तो हर मार्केट जो है वो महंगी होती जा रही है, उसी तरह सब्जियां और फल रोज़ाना का इस्तेमाल है वो भी आम शहरी की पहुंच से दूर जाता दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, जिस तरह महंगाई की हम बात कर रहे थे, और उसी तरह जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हम देखते हैं कि फ़ौरन जो है आपकी खाने पीने की अशिया, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, चाहे आपकी ग्रॉसरी है, एकदम उनमें भी इजाफा नज़र आ जाता है। तो आज तक वैसे समझिए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आप जो है आपकी बाकी दीगर चीज़ें जो है उन पे क्या असर होगा? भाई पेट्रोल तो चलो बह गया, वो कहते हैं अच्छा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो भाई किरायों में भी इजाफा हो जाता है, हमारे आने जाने का मसला होता है, तो वो उसमें भी आपने अपना खर्चा निकालना होता है। अच्छा, ये तो होगी एक महंगाई। एक है जी जो लोगों ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे इलाकों में चले जाएं, थोड़े पोश इलाके होते हैं, वहां पर उनके अपने रेट्स हैं। अच्छा, हर जगह के अपने हैं। आप कैंट चले जाएं, वहां आपको डिफरेंट आपको नजर आएंगे। आप थोड़ा सा उससे बाहर निकलेंगे तो आपको डिफरेंट, मतलब हर जगह पे जो है आपको डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। अब हर बंदा मंडी में भी नहीं जा सकता कि वहां से जाके और आप अपने लिए फ्रूट्स वगैरह या ले आए। जिस तरह पेट्रोल की इस टाइम कीमतें हैं, तो एक बंदा यहाँ से वहाँ इतनी दूर कैसे सफर करके जाएगा? बिल्कुल नजदीक जो भी जहाँ पे भी सब्जियां फल मुहैया होंगे वो वहीं से खरीदेगा। और प्राइस कंट्रोल कमेटी कभी भी हमें एक्टिव नजर ही नहीं आई, ना चेक एंड बैलेंस। वक्ती तौर पे वो चीजें जो हैं वो रेट लिस्ट जो है वो हुकूमती वो सामने रख दी जाती हैं, और फिर जब जैसे वो गायब होते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपने पहला सवाल जो था आपका वो ये था कि फौरन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो चीज़ें क्यों महंगी कर दी जाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। सबसे पहला पॉइंट जो दुकानदार के पास होता है वो ये होता है कि पहले मुझे सब्जी वाला रिक्शे वाला जो था वो मुझे 500 किराए में यहाँ तक पहुँचा जाता था सब्जी, आज वही मेरे से 800 या 1000 रुपये लेता है, यहाँ पर पहुँचा जाता है। तो वो मैं अब अपनी जेब से तो नहीं डाल सकता ना सब्जी का किराया, वो भी मैंने आम लोगों से लेना है। तो ये सबसे पहले जो चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है। किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन जब भी महंगी होगी तमाम चीज़ें महंगी होंगी। ये तो हो गया बेसिक पॉइंट। उसके बाद आपने बात की खुद साख्ता महंगाई की। खुद साख्ता पॉइंट ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है बनिस्बत पहले पॉइंट से। आप ये देखें ना कि एक बंदा, बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल जोड़ूंगा इससे कि मैं एक मरतबा मैंने भांजे को एडमिशन करवाना था एक स्कूल में, तो उसकी मुल्तान में मुख्तलिफ जगह पर ब्रांचेस थी। ऑफिसर्स कॉलोनी वाली ब्रांच का मैंने विजिट किया, उसके बाद मैंने मुमताज़ाबाद वाला ब्रांच का विजिट किया, उसके बाद MDA चौक पर भी उनकी एक ब्रांच थी, वहाँ का विजिट किया। तीनों जगहों पर जो फीस थी, फीस स्ट्रक्चर चेंज था।
तीसरी जगह पर मैंने भी उससे पूछ लिया, मैंने कहा कि यार आपका, मैं पहली मरतबा भी गया हूँ, वहां पर और चेंज था स्ट्रक्चर फीस का, यहाँ पर चेंज है, आपकी तीसरी ब्रांच में चेंज है। तो उसने कहा सर जगह जगह का फर्क है, ऑफिसर्स कॉलोनी में जाहिर सी बात है सारे अमीर लोग रहते हैं तो हम उस हिसाब से फीस ले रहे हैं, मुमताजाबाद में थोड़े मिडिल क्लास के लोग रहते हैं तो हमारे तालीमी इदारे, तालीमी इदारों की मैं आपको हाँ वो भी बात करिए ना, एजुकेशन महंगी है, इलाज महंगा है, और आपके साथ साथ आपकी जो हमें जहाँ रिलीफ मिलना चाहिए था, आपकी जो दीगर ज़रूरियात की चीज़ें हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम तीनों चीज़ों से महरूम हैं जहाँ पे हमें रिलीफ मिलना चाहिए था। हमारा इलाज भी महंगा तरीन हो रहा है, हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है। अब एक वो कहते हैं ना, एक घर में अगर बच्चे हैं आपके 4-5, तो 4-5 बच्चों को आपकी पेरेंट्स की ना एक विश होती है कि हमने चारों को, पांचों को जो है ना वो बड़ी अच्छी आला तालीम दिलवानी है। लेकिन अभी आप एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएं तो आजकल वैसे हमारे यहाँ ट्रेंड भी है कि हम सरकारी स्कूलों में तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी दाखिल कराना जो है वो अच्छा नहीं समझते, या फिर शायद हम लोगों का ये भी होता है कि यार नहीं, लोग क्या कहेंगे, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आपने एडमिशन अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ये हकीकत है। तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो काश हमारे सरकारी स्कूलों को इतना मयारी बना दिया जाता कि शायद हमारे प्राइवेट इदारे आज ना होते। ये भी एक माफिया है कि आपके स्कूल के, आप देखें 20-20, 25-25 हज़ार तो सिर्फ प्ले ग्रुप के बच्चों की फीस है। सी बात है। अभी कल की मैं बात है, मेरी फ्रेंड के बच्चे का एडमिशन हुआ और अभी वो प्ले ग्रुप में है। क्या एक्टिविटीज है कि जस्ट खेलना होगा, आर्ट से रिलेटेड कुछ होगा, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। तो आपने 15,000 तो आपने जस्ट आपकी जो है हर मंथ की जाएगी। उसके बाद फिर जो दीगर आपकी एक्टिविटीज होंगी, कभी कुछ फंक्शन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो उसके अलग चार्जेस होंगे। अच्छा, फिर वो भी जबरदस्ती है, अगर पेरेंट्स नहीं चाह रहे हर हाल में देनी तो नहीं जी, हमारे स्कूल की तो पॉलिसी है, आपको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स क्या करें, मजबूर हैं। इस टाइम पेरेंट्स भी इस हाल में आ जाते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। और बच्चों की, मैंने काफ़ी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिसमें बहुत सारी बच्चियों और बच्चों की तालीम को रोक दिया गया, क्योंकि उनके पास खाने को भी जब आपके पास नहीं होगा तो कहाँ से तालीम हासिल करें, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये एक माफिया बन चुका है, बिजनेस है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने कहा जी अच्छा सिलेबस एक कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, लेकिन कहाँ वो चीज़ें आज तक उसके ऊपर कभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं या ये इदारा जो है वो किस तरह काम कर रहा है। सिविल डिफेंस एक ऐसा इदारा है, आप आम रूटीन में देखें ये बड़ा निगेटिव सा इदारा है। इसकी ना कभी कोई खबर आती है, ना कोई पॉजिटिव आती है, ना कोई नेगेटिव आती है। बस ये हम देखते हैं कि जब भी डिप्टी कमिश्नर कहीं जा रहा है, कमिश्नर जा रहा है, सैलाब आ रहा है, मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं, तो वो एक हमें सिर्फ ऐसे एक शख्स नजर आता है जिसने सिर्फ शर्ट पहनी हुई होती है, या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। जब भी याद रखिएगा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की बात आती है तो हमारे जहन में फौरन क्या आता है, हमारे जहन में सिविल डिफेंस का इदारा आता है। ये बड़ा ऐसे लाइट सा इदारा है ना, इसकी कोई खबर निकलती है, कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये अपने आप को बड़ा मेंटेन और ग्रूम कर रहे हैं। ये सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है ना इनकी, वो ये कर रहे हैं कि आम रूटीन में आप देखें, आप शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाते हैं, आप पढ़ने के लिए किसी भी स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, यहाँ पर हमारा आना जाना रेगुलर बेस पर होता है। हम खाने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये वो जगह होती हैं जहां पर आग लगने के खतरात और खदशात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन यूज़ करना किसी को नहीं आता होता। आप और मैं भी अगर देख लें तो शायद हमें नहीं अंदाज़ा होगा कि किस तरह से प्रॉपर यूज़ किस तरह से करना है। देखने वाले भी जितने लोग होंगे उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा प्रॉपर यूज़ किस तरह से करना है। अब सिविल डिफेंस ने इनिशिएटिव ये लिया है कि वो लोगों के अंदर आगाही सेमिनार्स और सेशंस का इनेकाद करवा रही हैं। किस तरह से कि वो किसी एक होटल में चले जाते हैं, लेबोरेटरी में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, किसी एजुकेशन जगह पर चले जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पर अपना ही सारा सामान लेकर जाते हैं, इक्विपमेंट्स, और लोगों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देने के बाद उनसे प्रैक्टिकली काम करवाते हैं।
यानी ये सामने थोड़ी सी जगह बना दी, वहां पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बताया जाता है कि इसे यूज किस तरह से करना है। तो वो आप ये देखें, एक मरतबा जब आपने और मैंने भी एक चीज प्रैक्टिकली की हुई होगी, अल्लाह ना करे अगर कहीं आग लग जाती है, 6 लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं, उनमें से कोई एक आध बंदा ऐसा होता है जो अपने नर्व्स पर उसने कंट्रोल रखा हुआ होता है, या उसे चीजें इस्तेमाल नहीं करना आती होती, या वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन हैंडलिंग को बताने के लिए ये सारे सेशंस और जितने भी सेमिनार्स हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है, ताकि कहीं पर किसी किस्म की कोई आग लग जाती है तो एक शख्स को अगर आग बुझाने का तरीका आता हो, वहां पर इक्विपमेंट्स भी मौजूद हों, तो वो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। सिर्फ इसीलिए सिविल डिफेंस का इदारा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इनकी मुहिम जो है ये बड़ी पावरफुल तरीके से जा रही है। ये अभी भी मेरे साथ वो कांटेक्ट में है, तो वो मुझे बता रहे थे कि अभी भी रिसेंटली जो है वो उन्होंने यहाँ पर मिल्स में वो कर रहे हैं, अपनी सारी ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद वो हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं। इसके अलावा यानी जितनी जितनी मेन जगह हैं वहाँ पर वो कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि यानी पता चल जाए लोगों को, लोगों में आगाही आ जाए, और किसी एक शख्स को अगर यूज़ करना आता हो, उसने प्रैक्टिकली किया हुआ हो, तो उसके लिए आसानी हो कि किस तरह। अच्छा, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम बात करते हैं ना तमाम चीज़ों की, जैसे हम अभी जैसे ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे थे, इसके हवाले से अवेयरनेस किस तरह की चीज़ें, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वाकई हमारे इदारों में अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। स्पेशली जो इस तरह के वाकयात हो जाए तो एक तो अफरा तफरी वाला सामान आपको पता भी नहीं चल रहा होता, हर बंदा अपनी जान बचाने के चक्करों में होता है। तो अच्छा, अभी इनकी गाड़ियों के इनके हवाले से भी देखा जाए तो वो भी आपको जो है ना बड़ी पुरानी गाड़ियां नजर आएंगी आग बुझाने वाली, उसका भी तो बहुत सारे मसाइल हैं। इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल में इस पे काम भी किया जा रहा था, अभी मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर जो है वो नई गाड़ियां जो है वो लाई जा रही हैं या नहीं लाई जा रही, तो उस पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हसन, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत सारे मसाइल पे और बहुत सारी स्टोरीज पर हमने जो है वो डिस्कस किया, और हमारी हमेशा ये कोशिश भी होती है कि हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो एक तो आम बंदे की आवाज़ बनकर बैठते हैं, लोगों के जो मसाइल होते हैं स्पेशली जिनसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं फेस कर रहे होते हैं, तो उनके अगर चीज़ों को उनके मसाइल पे डिस्कशन हो ना तो वो थोड़ा इस हवाले से भी बड़ा उनको होता है कि अच्छा, मैं बड़ा खुश होती हूँ जब मैं रोही के हवाले से देखती हूँ कि लोगों का जो रिस्पांस आ रहा होता है हसन, वो ये होता है कि बहुत सारे लगे कि आप छोटे छोटे मसाइलों को उजागर कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों पे नहीं पता होता यार यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, अच्छा आपके रोड्स का क्या सूरत हाल है, आपके पानी के क्या मसाइल हैं। तो इस हवाले से या हमारी जो यहाँ पर सियासी सूरत हाल चल रही होती है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वर्कर हैं वो क्या काम कर रहे हैं, तो ये रोही की एक बड़ी अच्छी काविश है जी कि हम तमाम चीज़ों को, हमारे रिपोर्टर्स भी, हमारे एंकर्स भी तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो अभी आपका बहुत शुक्रिया दोबारा से। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं जी मोहम्मद महबूब इकबाल साहब, जो कि कोच हैं जी पाकिस्तान AFL टीम के, जिसको जो है फुटी गेम भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद नासिर, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, लास्ट टाइम ना जो है हमारे साथ महबूब भी थे, और हमारे साथ थे जी माइकल, और उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा एक शो भी रहा, और गेम के हवाले से बड़ी अच्छी जो है वो हमें जानकारी भी मिली कि ये किस तरह की गेम है, किस तरह खेली जाती है। अच्छा, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया स्पेशली मुल्तान को, और यहाँ पे जितने लोगों ने, अच्छा टैलेंट के हवाले से हम बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है, और फिर इस गेम को लेकर जितने लोगों का इंटरेस्ट नज़र आया वो वाकई कमाल था, चाहे वो फीमेल्स थी चाहे वो मेल्स थे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज क्योंकि इन्होंने जब हम बात करने जा रहे हैं कि थाईलैंड में जो है वो एशियन चैंपियनशिप हुई है, तो वहाँ से ये जो है वर्ल्ड के हवाले से जो है वर्ल्ड कप के हवाले से क्वालिफाई करके आए हैं जनाब, तो इनसे ये भी जान वहाँ के मैचेस, वहाँ के एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा, और साथ साथ हमारे साथ प्लेयर भी हैं तो इनसे भी जानेंगे कि किस तरह की गेम थी, क्या टेक्निक्स होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कैसा रहा एक्सपीरियंस?
इस मरतबा एक्सपीरियंस तुम्हारा पहले से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे साथ 2 टीमें गई थी, 61 लोगों का स्क्वाड था हमारे पास, और मेल फीमेल दोनों थी। तो पिछली मरतबा जब माइकल था तो उस टाइम हम सिर्फ मेल गए थे, तो एशियन चैंपियन होके आए थे। इस मरतबा ये था कि हमारे जो हालात थे फाइनेंशियली भी हम काफ़ी डाउन थे, क्योंकि निगरान सेटअप आने वाला था और हमारे लिए फाइनेंस का काफ़ी मसला था। तो फिर फीमेल हमारे साथ गई, उनके कैंप डिफरेंट जगहों पे लगे हुए थे, लाहौर, पिंडी में, तो उनको फेस करना, उनको देखना, फेडरेशन पे काफ़ी लोड था। उसके बावजूद भी हमारी फीमेल टीम भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए नई भी है। इस हवाले से भी हमें बताइए कि किस तरह की गेम है। देखिए, फुटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कौमी खेल है। तो हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलियन, मैं सोचता था ये इतने फिट क्यों हैं। ये फुटी ही की ट्रेनिंग करते हैं। जब वो वार्म अप करना होता है, मैच से पहले जो ट्रेनिंग करनी होती है वो फुटी से करते हैं। अच्छा, फुटी जो है ना, ये क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, और इसमें यह है कि 4 पोल होते हैं, जिस सेंटर में से अगर गुजर जाती है तो 6 स्कोर होते हैं, और साइडों पे जो है ना वो सिंगल स्कोर होते हैं। इसमें यह है कि हाथ और पांव दोनों से खेली जाती है। रग्बी, बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इनका मिक्सचर है ये गेम। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो हम समटाइम देखते हैं वो हाथों से भी गेम जो है वो ज्यादा खेली जा रही होती है, उसको रग्बी बोलते हैं। उसको रग्बी खेल। अच्छा, वो मेरे तो फादर ने भी खेली हुई है आर्मी में ना। अच्छा, पहले किस तरह गेम्स में हम लोग ये देखते हैं कि आजकल जैसे हम बच्चों में स्पेशली हम देख रहे हैं गेम्स के हवाले से जस्ट मोबाइल की हद तक उनके जो है वो शौक पूरे हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैदान हमारे उस तरीके से आबाद नहीं है, और माजरत के साथ हुकूमत की भी इस तरफ कोई खास तवज्जो तो नजर नहीं आती, क्योंकि इस टाइम हम अभी ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से उस तरीके से इकदाम नहीं किए जा रहे। मैं ये कि यहाँ पे तो एक बंदे का जीना मुहाल हुआ है, क्योंकि एक बंदे के जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है इस टाइम। उसके लिए महंगाई है, फिर उसके कहाँ उनकी प्रायोरिटीज में तो कभी ये चीजें रही ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। देखे ना, सबसे पहले जो है ना हमारी माशियत बहुत डाउन हो गई है, ठीक है ना, उस पर मुल्क पे काफ़ी असरात पड़े हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे ग्राउंड देखें, बच्चे, हमारी न्यू जनरेशन मोबाइल्स और इस इलेक्ट्रॉनिक की दौड़ में आ गई है, ठीक है। अब हमारे ग्राउंड जो है ना आबाद नहीं हो रहे, उससे आप देखें माशरे में बीमारियां ज्यादा डायग्नोज हो रही हैं। जब आपके जो है मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, हमारे अस्पताल बहुत ज्यादा आबाद है और हमारे ग्राउंड बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अब आने वाली जो जनरेशन है उनको ब्रेन के वीक होना और आई साइड वीक होना ये आम पाई जाएगी। उसकी रीजन ये है कि वो बैठे रहते हैं मोबाइल्स पे। अब काफी एनर्जेटिक है, मल्टीपल गेमों के साथ मैं रहा हूँ, बेसबॉल, क्रिकेट और भी काफी गेम्स है, लेकिन जो फुटी है ना ये आउटस्टैंडिंग है। इसको कम से कम खेलने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का स्टैमिना चाहिए। अच्छा, फिर ये खेल सकता है इंसान। तो वो जितनी भी गेमें हैं, फुटबॉल, चाहे फुटबॉल भी है, उसमें भी इतना स्टैमिना नहीं चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आप ये देखें कि मिनटों सेकंडों में, लास्ट टाइम जब हम चैंपियन हुए थे उसमें ये था कि हमारे 22 स्कोर हमारे खिलाफ हो गए थे। तो हमारा एक लड़का अभी हमें ज्वाइन करेगा, तो सतार, वो लास्ट टाइम एशिया का टॉपर स्कोरर था। तो उसने विद इन मिनट्स में ना उसने हमें 42 पे ले गया, ठीक है ना। वो इतनी इंटरेस्टिंग गेम है कि इसमें पलक झपकते ही मोमेंट चेंज हो जाती है। सही। अच्छा, इसमें कितने टीम में कितने मेंबर होते हैं? इसमें इवेंट के हिसाब से होता है, जैसे कि ये क्रिकेट के ग्राउंड में खेली जाती है, ठीक है। इसमें यह है कि 24 प्लेयर आप खिला सकते हैं और बेंच में 6 से 8 लोग होते हैं रिप्लेसमेंट पे, ठीक है। तो उसमें फिर कैटेगरीज है, 16 प्लेयर्स भी आते हैं, 15 प्लेयर्स भी आते हैं, वो इवेंट के हिसाब से। सही है। अच्छा, आपका नासिर अपने बारे में हमें बताएं, आपका इंटरेस्ट कैसे इस तरफ गेम की तरफ हुआ? मोस्टली तो हम तो कहते हैं ना कि नौजवानों का जो स्पेशली है वो होता है क्रिकेट। जी बिल्कुल, वो हमारी तवज्जो भी खैर उसी तरफ ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी जो मदर गेम है वो क्रिकेट ही है, ठीक है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, तो ये एक मतलब कि नई गेम थी। इसके लिए ये है कि आप अगर मेहनत करते हैं, ये क्रिकेटर भी खेल सकते हैं, फुटबॉलर भी खेल सकते हैं, हॉकी के प्लेयर भी खेल सकते हैं। तो ये है कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और मेरे मतलब के माँ बाप ने मुझे बड़ी सपोर्ट की है, माँ बाप की दुआएं साथ थी।
और उसके अलावा मैं पाकिस्तानी AFL का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली सरदार प्रेसिडेंट है हमारे AFL के और जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी जुल्फ़कार साहब, प्रेसिडेंट पंजाब आबिद साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे जो कोच हैं महबूब साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ा मतलब कि इज़्ज़त से नवाजा है। मेरा वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिकेट में था, वो कहते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं मेहनत करे तो उसका रिजल्ट तो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने इदारे को। मैं नादरा में जॉब करता हूँ, मेरे जो DG साहब है उन्होंने मुझे माशाल्लाह बड़ी सपोर्ट की है, अप्रिशिएट की है। मेरे जो इंचार्ज है, मतलब कि पूरे स्टाफ ने मेरे लिए बहुत एफर्ट की है। उनको पता चला है कि हमारा एक मतलब कि अपने इदारे का बंदा पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ है, नेशनल प्लेयर हो गया है, तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया है। मैं अगेन उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो ये मतलब कि क्रिकेट से मैंने ये चीज़ देखी है कि ये सबसे ज़्यादा फिटनेस में ना ये बहुत लेवल की गेम है। आप इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं अगर आपने कोई भी गेम खेलनी हो। इसके लिए जैसा कि कोच साहब ने कहा कि 10 से 15 किलोमीटर का स्टैमिना होना चाहिए, और वाकई है। तो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह की है। आगे भी इंशाल्लाह मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि जितने भी मतलब कि स्पोर्ट्स के, चाहे हॉकी के प्लेयर हैं या क्रिकेट के या फुटबॉल के हैं, ये नई गेम है, इसमें आप आएँ, इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत समझ आएगी इस गेम की। अच्छा, ये आपको मुश्किल लगी गेम? नहीं, शुरू में तो हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन ये करने से देखें ना, कोई आप अगर टारगेट या गोल आप सेट करते हैं तो उसके लिए हर चीज़ अचीव हो जाती है। शुरू में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये है कि बाद में समझ आ जाती है। ये मैंने माशाल्लाह बड़ी इंजॉय की है। बड़ी अच्छी गेम है, बंदा एंजॉय करके कोई भी गेम एंजॉय करके खेले तो वो बहुत अच्छा रहता है। और इसमें फिटनेस का कितना ख्याल रखा जाता है? फिटनेस का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं होंगे आप ग्राउंड तक भी नहीं आ सकते। फिटनेस के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि फिटनेस सबसे पहले है। अच्छा, ये तो है, चाहे कोई भी गेम हो, वहाँ आपकी सबसे पहले जो बात आती है ना वो फिटनेस की आती है। आप सेहतमंद हैं, आपकी फिटनेस अच्छी है, तो आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपकी एनर्जी भी उसी तरीके से रहती है। अब थोड़ा सा भी आप फिटनेस से आउट होते हैं तो आप जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे है। देखिए ना, अगर आप फिट हैं तो आप हर काम कर सकते हैं। अगर आप फिट नहीं है तो आपकी स्किल किसी काम के नहीं है। फिटनेस सबसे पहले है। आप चाहे आपकी भी फील्ड है, अगर आप फिट हैं तो ठीक है, फिट नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं है। तो फिटनेस तो स्पोर्ट्स में जरूरी है, और स्पोर्ट्स खेली भी इसीलिए जाती है कि ताकि इंसान फिट रह सके, ठीक है ना। उसमें अब ये है कि देखें फिर उसके लेवल्स हैं, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। हमारे इधर तो कोई मतलब इतना खास पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा स्पोर्ट्स के हवाले से। पहले टैलेंट बहुत था, ठीक है ना, ग्रो भी बहुत थी। अब टैलेंट है, ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब देखें ना, अब किसी भी कंट्री में चले जाएं, वो वहाँ से ना अंडर-12 से स्टार्ट करते हैं। फिर कहते हैं गवर्नमेंट सतह पे उनको मतलब है कि उनको हर तरह की सहूलियात दी जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में ये है कि हमारे पाकिस्तान के खुद के हालात ठीक नहीं है, तो इन्होंने ग्रो क्या करना है। अच्छा, जिस तरह अभी ये गेम आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप खेले भी हैं, बाहर भी गए हैं, वहाँ से अपने पहले चैंपियनशिप भी आपने ली। अभी क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमती सतह पर कोई इस तरह के इकदाम नहीं किए गए या आपको सपोर्ट नहीं किया गया? देखिए जी, मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें जो टीमें मेडल नहीं लेके आती उनको आप सपोर्ट करते हैं। हमारी टीम मेडल लेके आने वाली है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। वो ठीक है, वो मुल्क के हालात ऐसे कुछ थे कि जो है ना हमें स्पॉन्सर नहीं मिल सका PSB से। तो मैं नेक्स्ट टाइम उम्मीद करूंगा, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 में, मार्च में है, तो उसमें हमें अभी से प्लान करने पड़ेंगे। उसमें यह है कि हमें मुख्तलिफ इलाकों से मतलब जाके लड़के टैलेंट को तलाश करना पड़ेगा। अब भी हमारे जो लड़के हैं, आप ये देखें कि हमारे लड़के चित्राल से भी आए हैं, मेल फीमेल, सही, ठीक है ना। हमारे चित्राल का प्लेयर है, उसका नाम है गाजी है, वहाँ से है। उसके बाद तौसीफ है सवाबी से। मतलब हर इलाके से आपने टैलेंट इकट्ठा किया। हत्ता के लोरा लाई से भी हमने लड़का एक लिया, अच्छा। दानिश स्कूल में पढ़ता है, रहमतुल्लाह उसका नाम है, तो वहां से भी मतलब है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने तौर पे देखें, हार जीत एक और मुकद्दर की बात होती है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। जो हमने एफर्ट की, हमारी फेडरेशन ने इतनी एफर्ट की, मैं आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं करेंगी कि हम लास्ट डे जब हमने फ्लाई करना था तो हम इस्लामाबाद बैठे थे। तो मेरा पासपोर्ट का थोड़ा सा इशू था, वो हुआ। मेरे डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मेरी मैडम है, स्पोर्ट्स अफसर हैं रज़िया सुल्ताना साहिबा, और हमारे प्रेसिडेंट हैं DGHR हैं मैप्को के, काफ़ी सपोर्ट की उन्होंने NOC के मामले में। और उसमें सेनेटर हमारे राणा महमूद उल हसन हैं उन्होंने, और आबिद भाई हैं जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, हुसैन ओम टेक्सटाइल के CEO हैं और एक्स फुटबॉलर हैं इंटरनेशनल, तो उन्होंने सपोर्ट की। अब देखें ना, अकेले दिन हम वेट कर रहे थे और हमारी टीम इस्लामाबाद पहुंची हुई थी, हमारी टिकटों का इशू था।
हम फीमेल में स्किप नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है तो उसमें उसको हम देख रहे थे। अब हमारी लड़कियों ने पिछले साल भी बहुत मेहनत की, हमें टिकटें नहीं मिली। सेक्रेटरी साहब ने इस मरतबा भी अपनी गाड़ी दाव पे लगा दी कि हमारी स्पोर्ट्स होनी चाहिए, उधर नाम जा चुके थे। मतलब आप अपने तौर पे जो है वो अपने तमाम अरेंजमेंट्स, हाँ वो देखे ना, अब उसमें अब जो हमारे एक उधर पार्क स्वीट होम है, जमुर्द खान साहब हैं, उधर एक नर्सरी बना रहे हैं पुटी की, तो वो एक बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इदारा है। उसमें यतीम बच्चों को वो कफालत करते हैं। अब इधर अगर लोअर पंजाब की तरफ आ जाएं तो इधर हम दानिश स्कूल है, इसमें एक सेटअप बना रहे हैं ताकि हम नर्सरी तैयार करें। आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे जो है ना वो एक हेल्थ एक्टिविटी में आए। अच्छा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट भी है डिपार्टमेंटों से कि वो हमारी टीमें को स्पोर्ट्स को बहाल करें और इस तरफ लेके आएँ ताकि इन बच्चों का फ्यूचर हो। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन तब तक स्पोर्ट्समैन रहता है जब तक उन्हें फाइनेंशियली बेहतर हो। ऐसे ही है, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियली बेहतर नहीं होंगे हमारे लड़के तो हो ये स्पोर्ट्स तो खत्म हो जाएगी, जैसे हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि स्पोर्ट्स को उस तरीके से फरोग नहीं दिया गया। अच्छा, फिर क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हम इस पे बात करते हैं तो मोस्टली जो प्लेयर्स आते हैं उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे होते करने पड़ते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है हमारे पास जो है गेस्ट भी आए थे और वो ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो जीत कर आई, और यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना भी पड़ रहा है कि उनकी मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए वहां पर खेले, हमने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया और स्पेशली इंडिया की टीम को हराया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक पर से ब्लाइंड, उन्होंने कहा कि हमें सराहने के लिए एक ट्विटर पे एक लफ्ज भी नहीं बोला गया, और हम सोच रहे थे वहां हमें इतना वैल्यू किया जा रहा था, हमें इतना अप्रिशिएट किया जा रहा था, हमें पसंद किया जा रहा था, लोग जो है ना इतनी मोहब्बत दे रहे थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम पाकिस्तान एंटर होंगे तो हमारा इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन कहते जैसे ही हम एयरपोर्ट पे लैंड किए तो हमें बहुत अफसोस हुआ, हमें ये लग रहा था हम कहाँ आ गए हैं कि हमें रिसीव करने के लिए, हमें हमारा इस्तकबाल करने के लिए कोई भी नहीं है। और हुकूमती सतह पर जो है वो बिल्कुल किसी के भी इस पे कमेंट्स नहीं आए, किसी ने भी कुछ भी नहीं, तारीफी लफ्ज भी नहीं बोले। नहीं, बड़ा अफसोस होता है। देखिए ना, देखिए स्पोर्ट्स का यहाँ से जो है ना डेथ शुरू होना हो जाती है। देखिए पिछली मरतबा हम गए, हमें एम्बेसी वालों ने बड़ा अकोमोडेट किया, पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने थाई में, तो उसमें ये था कि वो उन्होंने हमें लंच भी दिया और मतलब काफ़ी वो हमारे मैचेस वगैरह भी देखने के लिए आते थे। इस बार भी ये ऐसे ही था कि हमारी एम्बेसी इन्वॉल्व थी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन्वॉल्व थी और पाकिस्तान एम्बेसी, तो इस मरतबा वो हमें एयरपोर्ट तक आए हमारे साथ। अच्छा जी, अब उसमें ये ना देखें, अब अगर हम अपनी नेशन को देखें, ये जो कलर है ना बड़ी मुश्किल से, ठीक है, इस कलर की लाज रखना, ये पहनना, ये बड़ी एजाज की बात होती है। जब बंदा डिफरेंट कंट्री में जाता है और अपने नेशन को प्रेजेंट करता है तो वो मैं कैफियत आपको बता नहीं सकता। हाँ, आपसे भी जानेंगे। अच्छा, क्योंकि प्लेयर्स की के ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है, गेम खेल रहे होते हैं, फिर आपको होता है कि यार पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है, हमें जीतना भी है हर हाल में और खेलना भी है बड़े अच्छे तरीके से। तो उस हवाले से आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? समटाइम होता है क्या, अच्छा यार इसके खिलाफ तो मैं नहीं खेल सकूंगा, या कंफ्यूज भी हो जाता है बंदा, कैसे? और क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल, मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, ये प्रेशर तो होता है, लेकिन प्लेयर वही होता है जो प्रेशर में कुछ करके दिखाए। क्योंकि ये भी होता है बाज कर कि ये होगा फलां टीम है जी, फलां टीम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी, कोचेज़ और मैनेजमेंट की बड़ी सपोर्ट थी, कैप्टन की बड़ी सपोर्ट थी कि बेटा आपने अपनी गेम पे फोकस करना है, ये नहीं देखना सामने कौन सी टीम है या कौन सी टीम नहीं है। तो इंशाल्लाह जब हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम ये प्रेशर वगैरह ये इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमें पीछे जब सपोर्ट होती है कि बेटा हार जीत एक गेम का हिस्सा है, आपने अपनी एफर्ट करनी है, सामने ये नहीं देखना कि कौन सी टीम है, चाहे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया है या जो भी टीम है, इवन कि कभी प्रेशर का सोचे ही नहीं है। इवन हो जाता है बाज कर, लेकिन फिर वही बाद में वही याद आता है जो कोचेज़ की मतलब कि मैनेजमेंट की बात होती है कि बेटा आपने अपनी गेम करनी है। फिर हमारे माइंड में भी ये होता है कि हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, वो भी अपने मुल्क के लिए, तो प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह बाज़कर हो जाता है, लेकिन उसको ये है कि वहीं पे फिनिश कर देते हैं, भूल जाते हैं गेम के दौरान कि ये प्रेशर है, ये नहीं है। सही। बाकी इंशाल्लाह मेरा भी यही गवर्नमेंट से अपील है कि प्लेयर्स के लिए करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम एक मतलब कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए वो गए हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर तो हमें बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है,
मैं आपकी बात बिल्कुल ऐड कर रहा हूँ, जैसे आपने वो ब्लाइंड वाली बात की है। जैसे हम आते हैं, हमारी भी यही खुशी होती है कि हमारा मतलब कि पाकिस्तानी जो अवाम होती है हमारे लिए है, हम एक मुल्क की मतलब की नुमाइंदगी करके आए, तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि सपोर्ट करें हमारे, क्योंकि नई गेम है ये। इंशाल्लाह हमारे से जो होगा, हम एक पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करके आए, हमारे भी ये काम बनता है कि हम आगे भी मतलब कि बच्चों तक लेके जाएं, और इंशाल्लाह जैसे कोई साहब है हमें लेके जाना है। अच्छा, तो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, कितना टाइम इसको देना पड़ा? ये मैडम इसमें ये है कि 3 से 4 माह हम मतलब प्रैक्टिस में थे, अपनी एक्टिविटी वगैरह कर रहे थे। फिर जॉब का भी इशू होता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब कि इशू बन जाता है। लेकिन मैं अगेन अपने इदारे का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मेरे जो इंचार्ज थे नवीद मलिक साहब, उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की है, अपने बच्चों की तरह सपोर्ट की है। जब मैंने उनको बताया जी मेरा पाकिस्तान टीम में नाम है, तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा मुझे सपोर्ट की है। डीजी साहब ने मुझे एनओसी दी है कि बेटा आप जाएं, आप हमारे मुल्क की नाम रोशन करके हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो भी होगा हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो मैं अपने इदारे का अगेन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, हम हमेशा कहते हैं कि फ़रोग दें, स्पोर्ट्स को लेकर आएँ ताकि बच्चों में भी हेल्दी एक्टिविटीज़ आएँ। अच्छा, फिर फिटनेस का आजकल जैसे बच्चों में देखते हैं ना, स्पेशली बच्चों के फिटनेस के हवाले से बड़े मसाइल हैं, जहनी तौर पे उस तरीके से नशोनुमा नहीं हो रही, तो बच्चों में ज़रा गेम्स में इंगेज रहते हैं ना, तो बच्चों में भी थोड़ा शौक भी पैदा होता है। बच्चों में जैसे हम अदम बर्दाश्त देख रहे हैं, तो स्पेशली इस हवाले से प्लेयर्स के अंदर जो है ना, ये भी बड़ी चीज़ आ जाती है कि बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल। मैं तो ये बड़ा आपके प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स और टीचर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये बात याद रखें। अगर आप एक फिट नेशन चाहते हैं, अगर आप एक फिट नस्ल चाहते हैं, तो आप काइंडली बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स करें। स्पोर्ट्स करवाने में स्कूल में भी एक पीरियड होना चाहिए, जैसे पहले हमारे दौर में होता था। अब पता नहीं है कि ये सिस्टम है या नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अभी तो ग्राउंड ही नहीं, आप देखें स्कूल कितने छोटे छोटे हैं। देखिए, अगर स्कूल में बात करें तो वो कहते हैं कि नो जी, अब ये दौड़ है ना, मतलब स्कोर्स की नंबरों की दौड़ है, ये नहीं होनी चाहिए। आप नॉलेज दें, ठीक है, ये तो नहीं है कि आप दौड़ में लग जाएं। अच्छा, फिटनेस है नहीं, जीरो है। बाहर के ममालिक में हम जब देखते हैं तो बाहर आप देखिए कि उनकी कितनी एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स की तरफ बड़ी उनकी तवज्जो होती है। अच्छा, आपको हर बच्चा जो है वो आपको गेम का, उनका ये होता है कि लाजमी वो हिस्सा है पढ़ाई के साथ साथ कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, तो बकायदा अब ये देखें ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बात को आगे करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मेल करती है हमें कि हम वेबिनार कर रहे हैं, तो ये टाइम है किड्स पे। उनका एक पूरा प्रोग्राम बना हुआ है कि आपने किड्स को कैसे ट्रेन करना है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे होते हैं वो, उनको ये अगर एक्टिविटी हम कराएंगे तो उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या इनटेक कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डाइट का ही नहीं पता, तो वेदर के हिसाब से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। सही। और बाकायदा तौर पे देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी जो नर्सरी है ना, वो हमारे स्कूल सिस्टम है। इसमें अगर हम स्पोर्ट्स और साथ में डाइट ऐड कर दें कि हमारे बच्चों को इस तरीके से खाना चाहिए, ये खेलना चाहिए, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए। देखें, अब आप जाके देखें ना, ये चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में या उस पर डॉक्टर्स के पास जाएं तो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है कि हम भी है वो भी मोबाइल में लग जाता है। ये नहीं है कि एक्टिविटी, अब फुटी है, मैंने छोटा मेरा बेबी है 1.5 साल का, तो आप अगर मेरे यूट्यूब पे देखें तो मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, वो इसके साथ वो खेलता है। क्यों? और ये मैसेज है उसके लिए कि आपने ये करना है। बच्चों फॉलो करते हैं ना, जब पेरेंट्स को देखते हैं, और फिर पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट जो है वो बड़ा बेटर करता है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इससे पहले जो है हमारे साथ नासिर मौजूद थे, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी तौहीद सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आपकी गेम के हवाले से जो है वो राय भी जानेंगे और साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस बार, क्योंकि पिछली बार खेल के भी आ चुके थे। और जो इस बार ट्रेनिंग की गई है, महबूब साहब हमारे साथ थे, और इनकी मौजूदगी में यहाँ पे भी हम ट्रेनिंग करते रहे, क्लब्स के साथ भी और अपनी भी, और इनकी गाइडेंस में जो है ट्रेनिंग की। और वहाँ पे एक तो हम पे प्रेशर नहीं था, मुझ पे था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बेस्ट स्कोरर था, एशिया का भी टॉप स्कोरर था,
तो मुझ पे थोड़ा सा एक प्रेशर होता है कि आप लास्ट टाइम के स्कोर हैं और टीम के अंदर आपकी एक ग्रिप होती है मजबूत, तो वो था। लेकिन जैसे हम ज़ाहिर हम खेलते हैं तो प्रेशर नहीं रहता किसी चीज़ का भी, तो किसी भी टीम के अगेंस्ट ये नहीं था कि हम इसके अगेंस्ट नहीं खेल सकते या हम विन नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़के बहुत अच्छा खेले हैं, ठीक। और यहाँ से जो हमें सपोर्ट करते रहे हैं आबिद साहब हैं जो CEO हैं हुसैन होम टेक्सटाइल के, और मेरे डिपार्टमेंट है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे फ्री किया जाने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो जॉब होल्डर होते हैं उनके पास इशू यही होता है कि उनको हाँ। जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो छुट्टी नहीं मिलती जाने के लिए। तो उसमें खलील साहब हैं जो लाइन मैनेजर हैं हमारे, उसके बाद इमाद साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जिन्होंने मैनेजमेंट से जो है ना वो छुट्टियाँ लेकर मुझे दी इसके लिए। सही। तो अच्छा, जब आप वापस आए तो घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट थी? घर वाले माशाल्लाह शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे। अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, और माँ बाप की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे और आगे इंशाल्लाह हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह टीम अच्छी लेके जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह, और विन भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बेस्ट विशेस है आप लोगों के लिए बहुत सारी। अच्छा, फीमेल्स के हवाले से भी जानूंगी। मेल्स का तो हम जान रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट कितना है इस गेम के साथ, तो जो फीमेल्स हैं उनका इंटरेस्ट कितना आपने देखा, और उनकी एनर्जी और गेम के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है मेल को जितना आप जिस तरह बता रहे हैं कि इस गेम के लिए बड़ी फिटनेस चाहिए और आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, उसी तरह फीमेल्स के हवाले से भी जानेंगे। फीमेल का ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपसेट किया, हमारी तवक्कुआत से भी बढ़ के अच्छी खेली है। अच्छा, बहुत अच्छी खेली है, सही, कमाल हो गया। उसमें ये था कि हम ये, अच्छा, वो माइकल के लफ्ज भी मुझे याद है, वो कहते थे मैंने यहाँ पर जो है ना फीमेल्स में ज्यादा एनर्जी देखी है और वो बहुत अच्छा खेलती हैं। आप बिलीव करेंगी कि हम ये सोच रहे थे कि देखें ना, जब मैनेजमेंट बैठती है तो गपशप होती है तो पता लगता है कि यार ये क्या होने वाला है हमारे साथ। हमने वहाँ की फीमेल पिछले साल भी देखी थी, तो कुछ लोग अटैच भी थे, तो उनकी फिजिक, उनकी हाइट, उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज, हर चीज़ देखते थे, परेशान होते थे कि ये हमारे ये जो जटियाँ हैं ये क्या करेंगी। तो आप बिलीव करें, इन्होंने इतना ज़्यादा अपसेट किया है कि कमाल कर दिया है। अच्छा। हमारे लड़के इतनी अच्छी खेली हैं, इतनी अच्छी खेली हैं, इतनी अच्छी खेली हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर इन पे हम थोड़ी सी एफर्ट करें ना, बिलीव करें, थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम इंशाअल्लाह ताला बड़ी बड़ी टीमों को गिरा सकते हैं। तो लड़कियां कमाल खेली हैं, बिलीव करें, मज़ा आ गया। अच्छा, थोड़ा सा होता है कि लड़कियां अच्छा खेल रही हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, जब एक मैच खेलने के बाद हमारा इसमें आई थिंक 2 मैचेस के बाद उनका मैच था, तो वो भी काफ़ी इंस्पायर थी हमसे हमारी गेम देखकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो आई थिंक बॉयज़ की टीम के साथ गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में वो नहीं हो सका था उनका एशिया कप के लिए, तो इस बार वो गई थी। तो उनका जो हमारा मैच देख के वो भी काफ़ी इंस्पायर थी, और हमें भी उनके मैचेस देख के हम उनको सपोर्ट भी कर रहे थे साथ में, और मैचेस देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इतना इनमें है कि ये बाहर जाके एक अच्छा कंपटीशन जो है ना वो दे सकती हैं भाई की टीम्स को भी। इसमें ये था कि देखें, अब ये है एक फॉर्मेट था T20, जैसे क्रिकेट का T20 है ना, ये फास्टेस्ट था, उसमें हमारी टीमें साथ साथ ही मैच चल रहे थे। अब जैसे मेरा फीमेल का मैच होता था तो मेल उन्हें सपोर्ट के लिए आ जाते थे, ऐसे ही मेल का मैच होता तो फीमेल सपोर्ट के लिए आ जाती है। हमारी उसमें ये था कि हमारी फीमेल भी सीखे, ठीक है ना, जब इनको देखती थी तो वो तगड़ी हो जाती थी, और वाकई उन्होंने साबित किया कि वाकई तगड़ी है। सही। आप तो फिर वो आप उसके लिए भी कोई कोच जो है वो फीमेल या आप ही उनको ट्रेन उसमें ये था कि हम एक्चुअली हम 3 से 4 लोग थे। फरीद भाई थे इस्लामाबाद से हैं, गुलाम सैन है वो गुजराला वापडा से हैं, मैं था, एक आसिफ भाई थे वो लाहौर कॉलेज की तरफ से थे, एक इरफान साहब थे, हम तकरीबन 5 लोग थे कोचिंग मैनेजमेंट में थे। तो उसमें हमारे साथ जो सेक्रेटरी थे, जो खुद ही एक इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर रह चुकी हैं, अमेरिका रह चुके हैं, तो वो इतने स्पोर्ट्स लवर हैं, मैं आपको क्या बताऊं। वो कहते कुछ हो जाए मैंने इनको ले जाना इस मरतबा। सही। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी प्रेशर था कि आप वुमेन अपनी टीम क्यों नहीं लेके आ रहे। तो उन्होंने कहा कुछ हो जाए। अब सरदार साहब हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हो गए, सेक्रेटरी साहब हैं और आबिद भाई हैं, ये तीनों मिल के इन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ था और वाकई वो लेके गए और वाकई साबित हुआ है कि हमारी लड़कियां बेस्ट हैं। सही हो गया। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा हुआ है? हाँ, मैं जवाब दूं या ये दें? दोनों से पूछ लेते हैं। चलिए पहले आप जवाब दे दें। फ्यूचर प्लान ये है कि देखिए, अब वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, मार्च में है। अब हमने दानिश स्कूल है,
इसमें जाना है, मेल फीमेल। उसके साथ हमने जो है ना सादिक पब्लिक स्कूल है, उसको भी देखना है। उसके साथ हमने ISP यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी है, इधर से नया टैलेंट निकालना है। उसके बाद हमने टच करना है अपनी वापडा को और अदर डिपार्टमेंट को। सही। हमारे पास लास्ट टाइम एक भावलपुर से थी, आर्मी से है, वो उनका इशू था कोई पासपोर्ट का, वो नहीं जा पाई। ठीक है ना। तो ऐसी फीमेल की बात करूं, मेल में भी ऐसे। सही। अब हमने बैठना नहीं है, डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमें फ्री हैंड दे, ताकि हम अपनी इस ड्यूटी को, नेशनल जो ड्यूटी है, इसको अच्छी तरीके से अदा कर सकें, ताकि रिजल्ट उसके अच्छे आए। सही। तो फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है। हमने इंशाल्लाह ताला बैठना नहीं है, हमने टैलेंट लेके आना है। क्योंकि देखें, कोई रिश्तेदार तो है नहीं, हमारा रिश्तेदार वही है जो अच्छा प्लेयर है, जो टैलेंटेड है। हमने उसको स्किप नहीं करना। सही। कोशिश ये है। अच्छा, क्योंकि टैलेंट तो है, हम नो डाउट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह से, लेकिन जाहिर सी बात है उसको तलाश करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हीरे को भी आप जो है ना तराशते हैं, तो फिर आपको पता चलता है उसकी कीमत, उसकी जोहरी जो है वो, उसकी शनाख्त जो है ना, वो एक अच्छा जोहरी बता सकता है। आप बिलीव करेंगे, हमारी बच्ची ऐसी भी थी कि वहाँ नमाज पढ़ती रही है। अच्छा, माशाल्लाह। ऐसी भी थी हमारी बच्ची, ऐसी भी थी जो स्कार्फ पहन के खेलती। कैसे ढूंढा इतना टैलेंट, कैसे फीमेल्स कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा माशरे में है कि फीमेल्स को इतना ज्यादा नहीं आगे आने दिया जाता, स्पेशली गेम्स के हवाले से भी हम देखते हैं कि बहुत कम खवातीन जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो कैसे फिर तमाम लोगों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, सबको लेकर चले, सबको ट्रेनिंग दी, इस गेम की तरफ इंटरेस्ट लेकर आए? आप ये देखें कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, या जो हमारे प्रेसिडेंट पंजाब हैं, या सरदार साहब हैं, ये खुद एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। वो इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। वो इतने अच्छे लवर हैं कि वो अपनी चीजें बेच के ले जाते हैं। ठीक है। अब वो अब जो नीचे से ऊपर प्लेयर आता है ना, उससे कुछ छुपता नहीं है, टैलेंट नहीं छुप सकता। ठीक है। अब उनका मिशन है, वो जगह जगह पे जाते हैं, हमें लोग जाते हैं, टैलेंट तलाश करते हैं, लेके आते हैं। ठीक है। ऊपर माइकल भी वॉच कर रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया भी वॉच कर रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। वाकई टैलेंट नजर आता है। टैलेंट कहाँ छुप सकता है, जितना मर्जी छुपा लें। अच्छा, बात वही है ना कि हमारे यहाँ उस तरीके से फैसिलिटीज मिले, ये बड़ा ग्राउंड्स मिले, अच्छा फिर आपको एक अच्छी गेम, अच्छे लोग आपको मिल जाएं, अच्छे कोच मिल जाएं, तो आपको जाहिर सी बात है फिर खेलने में मजा भी आता है। अब फिर आप उस गेम को जो है फिर आप कहते हो कि यार ये भाई मैंने इसको जीतना भी है, मैंने इसको करना भी है, पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। वो ये तमाम चीजें जो है वो फिर इकट्ठी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इकदामात नहीं किए जाते। अच्छा, उस लेवल पे कोई फरोग नहीं मिल रहा होता, तो बहुत सारा टैलेंट हमारा इसी तरीके से जो है वो वेस्ट हो जाता है और लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। अभी कितना आप ये देखें कि हमारे नौजवान यहाँ से मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो यही होता है इनकी कि यार अपने बेहतर फ्यूचर के लिए वो कहते हैं कि अच्छा बाहर चले जाएंगे। तो बाहर बहुत सारे कितने प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत सारी टीमों में शामिल होकर उन्होंने अपना नाम बनाया। ऐसी है। अब आप ये देखें कि सवाबी से हमने एक प्लेयर लिया, वो टेलर मास्टर है। सेक्रेटरी साहब ने वॉच किया है, वो वाकई अच्छा प्लेयर निकला। ठीक है ना। अब बात तो ये ना कि आप अपने जो आपकी ड्यूटी है उससे आप कितना सिंसियर हैं। ठीक है ना। वो अगर नीचे से ऊपर आने वाले लोग ऊपर सीटों पे बैठ जाएंगे, एक स्पोर्ट्समैन, ठीक है ना, तो जाहिर है वो अपनी स्पोर्ट्स आपकी बदल जाएगी। अगर ये चीज नहीं होगी तो जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो आके बैठ जाएंगे तो रिजल्ट जीरो। अच्छा, फिर वही हम कहेंगे ना, फिर हमारे बच्चे पबजी खेलेंगे। या फिर हमारे बच्चे जो हैं वो बस मोबाइल की हद तक जो है वो गेम्स खेल के बड़ा एंजॉय करेंगे। तो वही बात है कि फिर बच्चों की उस तरीके से हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी और बच्चे एक्टिव भी हम अक्सर कहते हैं ना यार बच्चे हमारे उस तरीके से एक्टिव नहीं है, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, बच्चे बड़े सुस्ती का शिकार होते हैं। तो यही है कि जब हम अपने बच्चों को एक तो हमारा ये अब बहुत बड़ा मसला आ गया ना, हम बच्चों को खेलने भी नहीं देते। जी जी। क्योंकि अच्छा कुछ हालात भी इस तरह के हैं, जाहिर सी बात है, जिस तरह पहले गली मोहल्लों में बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, खेलते थे, अब हम नहीं कर सकते। बच्चों को बाहर भेजने से भी डरते हैं। फिर ग्राउंड्स क्योंकि बहुत कम जगहों पर जो हैं वो आपको नजर आएंगे और काफी आपके दूर होंगे, तो वहां पर भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स को वहां पर पहुंचाना लाना। अच्छा, स्कूल भी कुछ इस तरीके से हैं, उनके अंदर भी ग्राउंड नहीं है, बहुत कम है। ये भी एक अलमिया है। यही ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतने बना दिए गए कि वो आपने घरों में ही बना दिए, तो वहां पे आपको कहाँ से इतना बड़ा ग्राउंड का स्टैंडर्ड तो हो गया, लेकिन सेहत का स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसे ही है, ये चीज हमने ऑब्जर्व की है। अच्छा, बच्चे वहां पे भी बच्चे आके कहते हैं कि हमें वहां भी नहीं खेल सकते।
तो बच्चों के ऊपर तो वैसे ही ऑलरेडी बड़ा प्रेशर होता है। बिल्कुल। तो वो जाहिर सी बात है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चों को भी समझ नहीं आ रही होती, मेंटल प्रेशर भी होता है। गेम बड़ी हेल्दी अब एक्टिविटी। लास्ट टाइम मैं दानिश गया तो मैंने एक लड़का देखा जिसको लेके गए, तो उसने बुक उठाई हुई थी ट्रेनिंग के दौरान भी, तो रख के वो ट्रेनिंग करता था, ठीक है ना। मैंने उससे पूछा ये क्या सीन है, वो प्री मेडिकल स्टूडेंट है। अच्छा। तो प्लेयर भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि जी ये प्लेयर, मैंने उसको देख लिया, वॉच कर लिया। मैंने फिर मैनेजमेंट को बताया, जो मेरे सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट में पंजाब हैं, उनको मैंने डिस्कस की। मैंने कहा ये लड़का है, मुझे चाहिए, ये हमें लेके जाना है। लड़का बहुत अच्छा है, बाकी उसने साबित किया कि मैं अच्छा हूँ। टैलेंट तो टैलेंट है ना। और फिर बता देता है, वो छुपता नहीं है। वही बात मैं कह रही हूँ ना कि आप अच्छा, जहाँ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे जो है जितना बॉयज का स्पेशली हम होता है ना कि उनका इंटरेस्ट जो है वो स्पेशली, हमारी गेम्स भी तो सिर्फ अब 2-3 ही है ना उनके ऊपर। अच्छा, क्रिकेट को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, मनपसंद खेल है। अच्छा, फिर जिस तरह हमारा हॉकी था वो तो बहुत ही कॉमी खेल था हमारा। आज देखें हॉकी कहाँ है। अच्छा, फुटबॉल नहीं मिलती। हाँ, अब फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल हमारे ही पाकिस्तान में तैयार होती है, बट हमारी कोई टीम नहीं है। तो वही सबसे बड़ी बात होती है स्पोर्ट की, जब आपको स्पोर्ट मिलती है फिर ही है। हमारे यहाँ देख लें आप, ग्राउंड भी लिमिटेड हैं, कहीं ग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड हैं वो इतने डिस्टेंस पे हैं कि पेरेंट्स भेजने से भी डरते हैं उनको। तो जब तक हमें फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, हम उसको आगे परसू नहीं कर सकते गेम को। अब देख लें, मैं 2000 जब 9th क्लास में था तो मैं क्रिकेट खेलता था। उस टाइम मुझे क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज भी मिली, लेकिन मेरे फाइनल्स पेपर थे, मैं नहीं जा सका। उसके बाद फिर मैंने फुटबॉल स्टार्ट की। फुटबॉल के बाद मैंने रग्बी स्टार्ट की। मैं पाकिस्तान अंडर 19 कैंप में गया, अंडर 19 खेली। उसके बाद फिर मैंने फुटी स्टार्ट की। फुटी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने खेली, क्योंकि फुटबॉल खेलते थे तो देखते मुझे वो पाकिस्तान कलर लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से फिर मैं नेशनल एशिया का टॉप स्कोरर था। तो ये है कि आपको स्पोर्ट जैसे मिलती जाएगी उसी तरह आप आगे ग्रो करते हैं। जब आपको स्पोर्ट नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए मतलब डिसहार्ड हो जाता है ना, ये चीजें भी बड़ी हो जाती हैं। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, फुटी के हवाले से जाहिर सी बात है, ऐसी गेम है, हम जिस तरह बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन गेम है स्पेशली, तो वहाँ के लोग बड़े शौक से खेलते भी हैं और अपनी फिटनेस के हवाले से भी। और यहाँ जाहिर सी बात है, हम अपनी जो देखें, जो हम हमारे खेल हैं, हमारी तवज्जो भी ज़्यादा होनी पे होती है कि अच्छा खेल रहे हैं। अभी ये आप गेम लेकर आए हैं, थोड़ा इसके हवाले से हमें बताइएगा कि यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट नजर आया होगा कि कुछ लोगों के ये तासुरात भी होंगे, यार वहाँ की गेम है, वहाँ के लोग खेलें, हमारी अपनी कुछ गेम्स है, हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, आपने देख लिया है कि हमारी हॉकी का क्या हालात है। हमारी हॉकी की टीम के पास टिकटें नहीं है, फेडरेशन मतलब PSP उनको नहीं दे पाई। अच्छा, रहेगी गेम के हवाले से, गेम कोई भी हो उसमें यह देखा जाता है कि ये कितनी इफेक्टिव है, इसकी स्किल्स, इसकी फिटनेस, ठीक है ना, ये हमें कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जितनी भी टीमों के साथ मैंने काम किया है, तकरीबन 136 टीम के साथ नेशनली इंटरनेशनल में काम कर चुका हूँ। अब उसमें यह है कि ये जो गेम है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, हमें हर गेम में काम आ सकती है, हर गेम में। अच्छा, क्योंकि अब देखें ना, अब इसमें जब बॉल मार्क करते हैं, आप कैच करते हैं, तो आप एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के शोल्डर पे चढ़ के पकड़ सकता है। अच्छा, ये इसमें कबड्डी भी, मतलब हर तरह की। अच्छा, ये जाहिर सी बात है गेम है, तो इसमें क्या वैसे क्या ट्रिक्स होती हैं? थोड़ा सा मतलब मैं गेम के बारे में जानना चाह रही हूँ, किस तरह खेली जाती है। और इसके साथ साथ जो है आपको, क्योंकि आप लोग जब गेम खेल रहे होते हैं तो जख्मी भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। बहुत ज्यादा है ना। अब इसमें यह है कि देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्ट्रेंथ, डॉजिंग, पासिंग, किकिंग। देखिए, आप जितना फंस के खेलेंगे उतनी इंजरियां बढ़ेंगी। आप कोशिश करें, जैसे हॉकी है, हॉकी बाई चलाकी, इसका एक रूल है, वो चलाकी से है, ये भी ऐसे है। अब इस तुही सतार की जो खूबी है, ये टॉप स्कोरर कैसे बना, जो हमने ऑब्जर्व किया, ये लास्ट टाइम ना, जब माइकल ने कहा कि यार इसके ये क्या है, ये क्यों नहीं किक कर रहा, तो मैंने माइकल को कहा, माइकल इसकी दोनों जो साइडें हैं ना, वो ये खेल लेता है, राइट लेफ्ट दोनों। लेकिन मुझे जो फील हुआ, इनको पिछले साल हालांकि थोड़ी सी इंजरी थी। अच्छा, तो मैंने इनको माइकल को कहा, माइकल इनको इस तरफ ले आए,
तो जैसे हम राइट पे ले आए तो इसने किकें लेफ्ट से शुरू कर दी, तो फिर ये तो रुके ही ना। अब उसमें ये है कि देखे कोच का जो काम होता है ना, ऑब्जर्व करना कि मैंने प्लेयर से एनर्जी कब इसकी यूज करनी है और इसको कब यूटिलाइज करना है और कहाँ पे करना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन जो है ना, गोरे जो है, उनकी कामयाबी ये है कि वो प्लान करके चलते हैं। पेपर वर्क उनका पहले होता है, प्लानिंग पहले होती है कि हमने कहाँ कहाँ। माइकल को ये बात अच्छी लगी और मुझे भी उससे काफी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, अब ये जो गेम है ये तो है ही प्लानिंग की, कि आपने प्रॉपर प्लान करना है और उसके बाद अब हमें पता होना चाहिए। अब ये जैसे ये तौहीद है, इसे पता होना चाहिए कि मैंने अब जो मेरे पास बॉल आई है मेरे साथ कौन है, ठीक है ना। अगर ये है तो मैं, मेरा प्लेयर उधर से इधर पहुंच जाएगा तो मैं इस पावर से किक करूं सही कि वो पहुंच जाए, वो पकड़े और गोल कर दे। अच्छा, जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स जो हैं वो देख भी रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मैसेज यही है कि गेम इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप करें अपना। अक्सर लड़के मुझसे अभी पूछते हैं, जैसे मैं पोस्ट वगैरह अपनी लगाता हूँ तो गेम की खेलते हुए, तो वो यही पूछते हैं यार कौन सी गेम है। फिर उनको डिटेल में बताना पड़ता है भी ये गेम है, इस तरह खेलनी है, इस तरह इसके रूल्स हैं, हर चीज़। इंटरेस्ट बहुत है लोगों में। बात फिर वहीं आ जाती है कि आपको फैसिलिटीज़ कितना किया जा रहा है आपको। तो इंटरेस्ट और टैलेंट दोनों बहुत है पाकिस्तान में। अभी आप देखेंगे मुल्तान की, अभी मुझे भी तकरीबन गर्ल्स की भी काफ़ी कॉल्स आई हैं कि जी हमने गेम खेलनी है, पाकिस्तान के लिए भी खेलना है। तो क्या है कि गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे मुल्तान में स्पेशली, तो उनको ग्राउंड्स चाहिए कि ग्राउंड्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मुल्तान में कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है जो गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रही है। अच्छा, कोई खास ग्राउंड उसके लिए चाहिए या ठीक है जो ग्राउंड्स बने हुए हैं उसमें आप खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? ग्राउंड आप किसी में भी खेल सकते हैं, लेकिन मैचेस के लिए थोड़ा सा एक टाइप का ग्राउंड्स होता है, लेकिन आप फुटबॉल के ग्राउंड्स में उसको खेल सकते हैं, कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। ट्रेनिंग आपकी बेसिकली होती है ट्रेनिंग और टेक्निक्स, ये दोनों चीज़ें आपके आपके पास हैं तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अब इसी तरह मुझे पाक फर्टिलाइजर ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप इसकी टीम बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह इसी मंथ में टीम बिल्डअप कर दूंगा, क्योंकि लड़के काफ़ी अच्छे हैं, खेलने वाले हैं, सही है, टैलेंट है हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। महबूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमेशा जो है हमारी कोशिश होती है कि हम स्पोर्ट्स को जो है उस पर तवज्जो दिलाएं भी और दें भी सही, पेरेंट्स भी स्पेशली, और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारी हुकूमत है, वो तमाम ये चीज़ें तभी बेहतर हो सकती हैं जब हम सब मिलजुल के ये करेंगे। बिल्कुल ऐसे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।